आपको लगता है एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी पे तो सब लोग खड़े हो जाते हैं, बट व्हाट अबाउट द पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी? राजनीतिक जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। आप ये मानते हैं जो लोग उस समय बैठे थे उस पद में, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए? आप मानते हैं वो इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा है? बिकॉज आपके जो पहले मतलब कल तक मिस्टर सिंघल थे, उन्होंने तो सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पे ही सवाल खड़े कर दिए, जो कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया सबसे ऑथेंटिक रिपोर्ट देता है, पूरी दुनिया में उसकी रिपोर्ट मानी जाती है। वो साधन संपन्न है इस तरह के सर्वे करने के लिए कि साहब नहीं इतने पेड़ नहीं कटे, हमारे हिसाब से तो कुछ चंद पेड़ कटे हैं, जबकि उनका कहना है कि 6000 से ज़्यादा पेड़ कटे हैं, और बहुत ही जो एक क्रेडिबल संस्था है भारत की। नमस्कार, मैं हूँ रमेश भट्ट। मैं वन भवन में मौजूद हूँ और आज हाईकोर्ट के आदेश के बाद राजीव भरदरी नए हॉप का उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। 16 महीने का संघर्ष उन्होंने किया, उन्होंने कैट पे अपनी बात दाखिल किया, वहाँ से वो जीते, उसके बाद रिव्यू में सरकार गई, वहाँ से वो जीते, उसके बाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार उन्होंने आज पदभार ग्रहण कर लिया। हमने राजीव भरतरी से भी बात की है, वो बात हम आपको बाद में सुनाएंगे, लेकिन इस क्रोनोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा। अगस्त 2021 में टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में फ्रंट पेज पे एक खबर छपती है कि पाखरो रेंज में टाइगर सफारी के नाम पे कई हजार पेड़ काट दिए गए। दिल्ली से देहरादून तक इस खबर से हड़कंप मच जाता है। उसके बाद कार्रवाई शुरू हो जाती है क्योंकि दबाव होता है। इसी बीच में क्या होता है कि 2022 में एक मिनिस्ट्री के नोट से जो करंट हॉप होते हैं मिस्टर राजीव भरतरी, उन्हें हटा दिया जाता है। उनकी जगह नए हॉप की नियुक्ति हो जाती है मिस्टर विनोद सिंघल की। वो इस फैसले के खिलाफ कैट में चले जाते हैं और वहाँ से वो जीत जाते हैं। रिव्यू दायर होता है, वो रिव्यू के बाद रिव्यू खारिज हो जाता है। बहरहाल हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद आज उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया। लेकिन जो असली सवाल है, इस राजनीतिक लड़ाई के बीच में मैं कई मुहावरे आपको बताता हूं जो इस कहानी में सटीक बैठते हैं। जैसे मूंछ की लड़ाई, यहाँ के कुछ प्रशासनिक अधिकारियों ने इसे मूंछ की लड़ाई बना दिया। दूसरा, इल एडवाइस किया समय समय पर सरकार को। और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो पूरा प्रदेश का पूरा देश जानना चाहता है, किन किन की मिली भगत से पाखरो रेंज में 6000 से ज़्यादा पेड़ों का पातन किया गया। ये हम नहीं कह रहे हैं, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। और ये ऐसी क्रेडिबल संस्था है जो हर 2 साल में फॉरेस्ट ऑफ इंडिया करके अपनी रिपोर्ट लेके आती है। वो साधन संपन्न है इस तरह की रिपोर्ट लाने के लिए, इस तरह की जांच के लिए। लेकिन आप सोचिए, यहाँ के जो पूर्व हॉप थे मिस्टर सिंघल, उन्होंने उस रिपोर्ट पर ही सवालिया निशान खड़े कर दिए। बहरहाल अब ये जानना सबके लिए ज़रूरी है कि पेड़ कटाने में कौन कौन शामिल था, किस किस के कहने पे वो पेड़ काटे जा रहे थे। उन सब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इस मामले से एक और सबक मिलता है, खासकर सरकार के लिहाज से। सरकार को भी किसी भी लड़ाई को मूंछ का सवाल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब कैट से निर्देश मिल गया था उसके बाद उनकी यहाँ पर तैनाती की जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हाईकोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। कुल मिलाकर सवाल यही है कि चाहे जुडिशरी है, चाहे एग्जीक्यूटिव है, चाहे लेजिस्लेचर है, उनको हर किसी को अपनी जिम्मेदारी के साथ अपनी जवाबदेही भी सोचनी होगी। बहरहाल इस मामले ने एक बार सरकार ने कॉन्फ्रंटेशन से अपने आप को बचा तो लिया है, लेकिन क्या सरकार इस लड़ाई को आगे ले जाएगी या इस लड़ाई का समापन यहीं हो गया है, यह आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन आइए अब हम बात करते हैं और आपको मिलवाते हैं राजीव भरतरी से। आखिर ये 16 महीने का संघर्ष उनका कैसा बीता और क्या है उनका कहना, जो पाखरो रेंज में जो हज़ारों पेड़ काटे गए हैं, उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही बनती थी, क्या उन्होंने वो जिम्मेदारी निभाई या नहीं। 16 महीनों की जद्दोजहद और कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार हॉफ की कुर्सी पर विराजमान हो गए हैं राजीव भरतरी साहब। तो एक लंबा स्ट्रगल रहा आपका 16 महीने का। तो आपको लगता है कि कम से कम ये एक एग्जाम्पल भी सेट होगा, खासकर उन लोगों के लिए जो ईमानदारी से अपनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं और उनको सरकार मनमाने तरीके से हटा देती है? मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि मुझे संतोष है कि मेरा रिटायरमेंट इतने नज़दीक था, पर समय रहते मेरे को एक सुनवाई मिली और पुनः विभाग में आने का
अवसर प्राप्त हुआ। बट मैं आपकी हाई कोर्ट में जो एफिडेविट फाइल किया गया था उसमें आपके लिए लिखा गया था कि साहब आपकी इन्वॉल्वमेंट है जो पेड़ कटाए गए हैं पाखरो रेंज में, जिसके लिए अब सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट भी आ गई है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो लेकिन जब आपको हटाया गया तब तो शायद मुझे लगता है कि इस तरह की कोई जो प्रशासनिक जवाबदेही होती या कोई कारण बताया जाता हटाने का, उसमें इस बात का जिक्र नहीं था। तो आपको लगता है ये डबल रोल पे किया गया है? देखिए, इस पूरे प्रकरण में मैं यही दोबारा कहना चाहूँगा कि ये एक न्यायालय में विचाराधीन विषय हैं, और खाली उच्च न्यायालय में नहीं, उच्चतम न्यायालय में भी एक वाद चल रहा है, तो इसलिए मेरे कुछ भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। बट आप अपने एक बात तो ये तो मुझे नहीं लगता कोई कोर्ट आपको रोकेगा ये कहने से कि आपके मन में क्या आया कि प्रथम दृष्टया आपको क्यों हटाया गया। ये तो आप बता सकते हैं, ये तो आपका राइट भी है, आपका फ्रीडम भी है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको फ्रीडम दिया है। ये बहुत कठिन है किसी दूसरे के लिए कहना कि उन्होंने क्यों किया। हम जो अपने कार्य करते हैं हम अपने लिए बता सकते हैं हमने क्यों किया, लेकिन निश्चित है उसमें कोई एक कारण नहीं था, कई कारण रहे होंगे। बट ये जो बार बार कहा गया कि डायरेक्टर जो उस समय के थे कॉर्पोरेट के, उन्होंने बार बार आपको लेटर भेजे, उन्होंने आपको बताया कि साहब यहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, सही मायने में आपके पास वो चिट्ठियाँ पहुँची थी? आपको इस बात की जानकारी थी कि वहाँ इस तरह का पातन चल रहा है? देखिए, पाखरो के बारे में विशेष चीज़ ये है कि वो कोई सामान्य जंगल नहीं था। वहाँ पे बाकायदा वन भूमि हस्तांतरण या फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंतर्गत अनुमति प्रदान की गई थी। अब उसकी आड़ में जो विसंगतियाँ हुई हैं, तो उसके लिए तो जो उस परियोजना को लागू कर रहे थे वो उत्तरदायी हैं। नहीं, वो ठीक है, लेकिन एज ए हॉफ, मैं समझ रहा हूँ आपके प्रश्न का मैं उत्तर एज ए हॉप आपकी ये जिम्मेदारी और जवाबदेही तो बनती है, अगर आपके नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है उसकी जानकारी आपको ना होना, ये भी अपने आप में एक सवाल है। दूसरी तरफ मैं कहूँगा कि क्या कहते हैं, जो भी निर्णय लिए गए या कार्रवाई की गई वो भी हौफ के रहते हुए मेरे स्तर से की गई थी। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर अखबार में ये खबर नहीं आती कि ऐसा ऐसा पाखरो रेंज में हुआ है और उसके बाद वो हड़कंप नहीं बचता, सेंट्रल से लेके यहाँ तक पूरी जवाबदेही तय नहीं होती, तो ये बात तो दब जाती। जो गड़बड़ थी उसका पैमाना तो अखबार की खबर से ही पता चला, उससे पहले नहीं पता था। बट आप मानते वो इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा, बिकॉज आपके जो पहले मतलब कल तक जो विनोद मिस्टर सिंगल थे, उन्होंने तो सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पे ही सवाल खड़े कर दिए, जो कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया सबसे ऑथेंटिक रिपोर्ट देता है, पूरी दुनिया में उसकी रिपोर्ट मानी जाती है। वो साधन संपन्न है इस तरह के सर्वे करने के लिए कि साहब नहीं इतने पेड़ नहीं कटे, हमारे हिसाब से तो कुछ चंद पेड़ कटे हैं, जबकि उनका कहना है कि 6000 से ज़्यादा पेड़ कटे हैं, और बहुत ही जो एक क्रेडिबल संस्था है भारत की। मैं दो ही बातें कहना चाहूँगा कि पहली बात ये वन विभाग के लिए, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो, चाहे मेरे पूर्वाधिकारी रहे हों चाहे मैं हूँ, तो ये काफ़ी एक असहज सी स्थिति है इन सब प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, क्योंकि विभाग में हम सभी उत्तरदायी हैं समाज के प्रति, सरकार के प्रति, जन सामान्य के प्रति। और दूसरा ये है कि ये अब पर्यावरण मंत्रालय की एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट इस प्रकरण में आ गई है एनजीटी के निर्देश पे, तो और उसमें सब काफ़ी डिटेल में चीज़ें दी गई हैं, तो उसके ऊपर कोई भी अतिरिक्त टिप्पणी कर पाना। बट सर, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को क्वेश्चन करना, आपके पूर्व जो अधिकारी थे उन्होंने उस रिपोर्ट को क्वेश्चन किया, आप क्या कहते हैं? बिकॉज आपका इतना लंबा अनुभव, आई थिंक 1986 के बैच के हैं आप, इतना लंबा अनुभव है, आपका क्या कहना है? आप उनकी ही राह पे चलेंगे या आपकी कुछ अपनी अलग सोचना है इस विषय पे? आपने अगर माननीय न्यायालय का आदेश पढ़ा हो तो उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि ऐसी चीज़ें जो कि मेरे आरोप पत्र में हैं उनके मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा, और ये भी उसी चीज़ में से एक है। जी, उसमें एक जो आपने जिस डिसीजन की बात की है उसमें लिखा है, Since there are allegations made against the petitioner and he has been issued a charge sheet, we restrain him for taking any decision on any matter concerning the charge sheet issued to him, and he shall not deal with any file or any matter relating to the charge sheet. तो आपको लगता है कि ये आपके यहाँ पर इन चीज़ों पे आपको
कोई भी फैसला नहीं ले पाएंगे आप? ये ज़्यादातर क्या सारी चीज़ें जो हैं ये वाइल्ड लाइफ रिलेटेड हैं, और वाइल्ड लाइफ के लिए वन विभाग में जो है एक पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन का पद है, जिस पे काफ़ी अनुभवी और लीगल ज्ञान रखने वाले अधिकारी विराजमान हैं, और ये चीज़ें उनके स्तर बट से। भर्तरी साहब, मैं देख रहा हूँ आपने लड़ाई तो जीत ली, बट आप बहुत सेफ खेल रहे हैं, ऐसा क्यों? वो लोग जो अपनी नौकरी ईमानदारी से किए हैं, जितना मुझे आपके बारे में पता है, उन लोगों को तो खुल के बोलना चाहिए। अगर व्यवस्थाओं में खामी है, अगर कहीं गलतियां हो रही हैं, अगर उससे एक्सचेकर का नुकसान हो रहा है, सरकार का नुकसान हो रहा है, उसमें तो भर्तरी साहब खुल के बोलना चाहिए। बल्कि मुझे समझता है ये प्रदेश की और देश की जनता आपको गले लगाएगी अगर आप खुलकर सारी सच्चाई बोलेंगे कि क्या क्या हुआ इस दौरान। अ, और आपका यहाँ क्या मुझे आपके रिटायरमेंट का वेट करना पड़ेगा, वंस यू विल रिटायर में तब आपसे बात करूँ। बहुत सारी चीज़ें तो रिटायरमेंट के बाद ही पता चलेंगे। बट आप कॉन्फ्रंटेशन तो नहीं चाहते गवर्नमेंट के साथ, आप बहुत सेफ खेल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। यू सेड कि यू हैव ए वेरी कॉर्डियल रिलेशन विद चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, बट अगर कॉर्डियल रिलेशन थे तो कैट के नतीजा आने के बाद, फैसला आने के बाद आपको बैठ जाना चाहिए था इस पद पे। अब मैं इस पर क्या टिप्पणी कर सकता हूँ? बट सर, आपको लगता है कि जो हमारा फॉरेस्ट है उस पे बहुत अनियमितताएं हो रही हैं, जो ऊपर मैं आपकी बात और ये कह करके स्वीकार करूंगा कि विभाग में व्यापक सुधार की आवश्यकता है, और जो इन टर्म्स ऑफ, और ये जो घटना हुई है कॉर्बेट में या पाखरो में, उससे खाली उत्तराखंड ही नहीं, उत्तराखंड वन विभाग ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पे भी कई नीतियों की समीक्षा की जा रही है, और जिनके लिए भविष्य में बेहतर नीतियां विकसित होंगी। वन लास्ट क्वेश्चन सर, आपको लगता है एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी पे तो सब लोग खड़े हो जाते हैं, बट व्हाट अबाउट द पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी? राजनीतिक जवाबदेही भी तय होनी चाहिए, आप ये मानते हैं? जो लोग उस समय बैठे थे उस पद में, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, या यहाँ भी आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे, या थिंक आपका कोई थॉट है? देखिए, जो पर्यावरण मंत्रालय की जांच रिपोर्ट है उसमें सभी स्तर के लिए टिप्पणी की गई है। ठीक है, थैंक यू भर्तरी साहब। मैं ज़रूर चाहूँगा कभी आपको ऐसा मौका लगे जब आप चाहें, क्योंकि फॉरेस्ट में बहुत अनियमितताएं हैं जो देर सवेर आती रहती हैं सामने। बहरहाल, भर्तरी साहब का साफ कहना है कि अभी क्योंकि जुडिशल प्रोसेस में मामला है, उसमें बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन उनके पास समय बहुत कम बचा। आई थिंक आपके पास कुल मिला के 4 हफ्ते से भी कम। 4 हफ्ते से भी कम। कुछ प्राथमिकता है सर, खासकर फॉरेस्ट फायर को लेके? फॉरेस्ट फायर के लिए जब मैं पिछले कार्यकाल में था तब यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर, मॉडल क्रूज स्टेशन, उनके एक पूरी योजना बनाई थी, और मैं उत्सुक हूँ ये देखने का कि वो कहाँ तक पहुँचा और उसको आगे कैसे लिया जा सकता है। मुझे लगता है कि उत्तराखंड के लिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है वो एक बहुत बड़ा इशू है, और फॉरेस्ट फायर और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, ये दोनों ही नेचुरल डिज़ास्टर्स में इंक्लूडेड हैं स्टेट की लिस्ट में। और मेरी कल्पना ये थी कि अगर हर डिवीज़न में, ज़िले में कुछ ऐसे सेंटर्स बने जहाँ पे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हमारी मैन पावर हो, ट्रेंड मैन पावर, ट्रेनिंग की फैसिलिटी हो, इक्विपमेंट हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, कम्युनिकेशन हो, तो उनको जब भी आपदा हमारी होती है तो खाली वन विभाग ही नहीं बल्कि राज्य के आपदा विभाग, पुलिस विभाग वगैरह उनको भी सहयोग प्रदान कर सकें। मेरे ख्याल से ये जो है ये काफ़ी बड़ी चुनौती है, और ये एक ऐसी चुनौती है कि जो खाली हम उत्तराखंड या भारत के लिए ही नहीं कहेंगे, अब क्लाइमेट चेंज की वजह से विश्व के विकसित देशों में भी बिल्कुल एक आम चीज़ होती जा रही है, एक्सट्रीम्स क्लाइमेट के, इवेंट्स के, और उसमें उनसे कैसे डील करना। तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि वन विभाग की उपस्थिति राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में है, कठिनस्थ क्षेत्रों में है, और वर्ष भर रहती है, कोई किसी समय में नहीं, तो हम इसमें कहीं ज़्यादा सक्रिय योगदान दे सकते हैं। हमारा रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा होना चाहिए, बिकॉज क्लाइमेट चेंज सबको पता है, उसके इम्पैक्ट सबको पता है, तो हमें उस हिसाब से अपनी तैयारी भी करनी होगी। थैंक यू भर्तरी साहब। तो राजीव भर्तरी साहब, जो नए हॉप का पदभार उन्होंने ग्रहण किया हाई कोर्ट के आदेश के बाद, उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज़ बताई, खासकर फॉरेस्ट फायर और मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।